ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शास्त्रीय एवं आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की 5वीं इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की। सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की पार्सन्स के द्वारा दी गई व्याख्या के पहले हम आज के इस व्याख्यान के क्रमशः क्या सोपान है, किस उद्देश्य पर यह व्याख्यान आधारित है, इसकी चर्चा करेंगे। हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझ सकेंगे सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय, पार्सन्स के विचारों के पूर्ववर्ती प्रचलित विचारधाराओं की मान्यताएं, पार्सन्स के द्वारा दी गई सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा, आजिल मॉडल, सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं और साथ ही सामाजिक व्यवस्था के पक्ष, जिसमें उसने संस्थागत पक्षों की और संरचनात्मक पक्षों की बात की। तो आइए क्रमशः हम इन बिंदुओं पर सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक होगा। सामाजिक व्यवस्था समाज में परस्पर अंतःक्रिया करते हुए व्यक्तियों, जिसे कि पार्सन्स वैयक्तिक कर्ता के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं, तो परस्पर अंतःक्रिया में लगे हुए व्यक्तियों की निरंतर जो है प्रकार्यात्मक संबद्धता है। हर एक समाज की अपनी व्यवस्था होती है और सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और इस तरह प्रकार्यात्मक संबद्धता की वजह से अनुकूलन बना रहता है और व्यवस्था निरंतर गतिशील बनी रहती है। यानी सामाजिक व्यवस्था जड़ या स्थिर नहीं है, बल्कि अनुकूलन के साथ ही सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता के तत्व का भी समावेश होता है। टालकाट पार्सन्स की जो प्रमुख कृति है 1951 में उन्होंने लिखी द सोशल सिस्टम, इसमें इन्होंने अपने पूर्ववर्ती प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हुए सामाजिक व्यवस्था का अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
उस समय जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में प्रचलित मान्यताएं थीं, उनमें उपयोगितावादी और आदर्शवादी 2 दृष्टिकोण प्रमुख रूप से प्रचलित थे। इनका यह मानना था, यानी इन दोनों दृष्टिकोणों का यह मंतव्य था कि समाज का गठन किन्हीं निश्चित मानवीय प्रेरणाओं के आधार पर हुआ है। उपयोगितावादी यह मानते थे कि मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जिनकी वजह से व्यवस्था जन्म लेती है, क्योंकि व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर अंतःक्रिया करता है। आदर्शवादी यह मानते थे कि नैतिक अंतःप्रेरणाएं और मूल्यों के कारण सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। पार्सन्स का यह मानना था कि सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं जवाबदेह होती हैं। व्यवस्था अपने आत्मनियमन के लिए मनुष्यों के समाजीकरण पर निर्भर होती है। ये पूर्व अपेक्षाएं, जिसे पार्सन्स ने आजिल मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, इसमें उसने 4 तत्वों की व्याख्या की: अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरक्षण। व्यवस्था में पार्सन्स का यह मानना था कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता समाज के द्वारा अपने सदस्यों पर नियम लागू करने या बाहर से नियंत्रण के उपायों के कारण ही नहीं होती, बल्कि यह तो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी कायम की जाती है। तो ये जो 4 तत्व आजिल मॉडल के माध्यम से पार्सन्स ने बतलाए, यह क्या है, हम इन पर चर्चा करें। सबसे पहला तत्व है अनुकूलन। किसी भी समाज व्यवस्था में अनुकूलन का गुण निहित होता है। यह अनुकूलन कर्ताओं के द्वारा उत्पादन क्रिया में संलग्नता, आर्थिक संसाधनों के साथ उनके संबंध, वितरण की व्यवस्था इत्यादि से निश्चित होता है। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति, यानी किसी भी व्यवस्था में जो कर्ता हैं वे लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए शक्ति जुटाना जैसे तत्वों का उल्लेख पार्सन्स ने इसके अंतर्गत किया है। तीसरा तत्व है एकीकरण, यानी किसी भी समाज व्यवस्था में कर्ताओं के बीच में परस्पर क्रिया करते हुए लक्ष्य निर्धारण के साथ ही बहुत आवश्यक है कि उनके बीच समन्वय हो। एकीकरण समन्वय की दशा है और ऐसी प्रक्रिया जो धर्म, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों से पनपती है। चौथा जो आजिल मॉडल का तत्व इन्होंने बताया वह है विन्यास अनुरक्षण, यानी हर एक सामाजिक व्यवस्था में परिवार, शिक्षण संस्था, समाजीकरण की प्रणाली अनुरक्षण की व्यवस्था करती है। व्यक्ति को अपने कार्य, पद से जुड़ी भूमिकाओं को के निर्वाह का ढंग इत्यादि इनसे प्राप्त होता है। तो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, विन्यास अनुरक्षण, यह 4 पूर्व अपेक्षाएं आजिल मॉडल के नाम से पहचानी जाती हैं जो पार्सन्स ने बतलाई। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पार्सन्स ने अपने सिद्धांत में किन समाजशास्त्रियों के विचारों को स्वीकार किया। पार्सन्स ने अपने पूर्ववर्ती विचारक दुर्खीम, पेरेटो और बेबर के सिद्धांत जो व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए हैं उनके प्रभाव को स्वीकार किया और साथ ही जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया उस पर इन सभी विचारकों के द्वारा दिए गए विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक व्यवस्था की बात यांत्रिक और सावयवी
व्यवस्था के रूप में की। उन्होंने यह बतलाया कि सरल समाजों में यांत्रिक व्यवस्था होती है, यानी व्यक्ति और समूह के बीच में जरा भी पृथकता नहीं होती। व्यक्ति के ऊपर समाज के मूल्य, परंपराओं इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो उसके व्यक्तिगत लक्ष्य अलग से परिभाषित नहीं होते, बल्कि समूह के अधीन उसकी क्रियाएं होती हैं। और सावयवी एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती है, जहां विशेषीकरण का महत्व होता है और साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके लक्ष्य के आधार पर पृथक रूप से समझा जा सकता है। तो परंपरागत और आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में दुर्खिम ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में यह बतलाया कि समाज में विघटनकारी और संगठनकारी दोनों तरह की शक्तियां काम करती हैं। समाज अपने आप में एक व्यवस्था है, इन दोनों के बीच में संतुलन आने पर व्यवस्था काम करती है। समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने शक्ति संबंधों को व्यवस्था का आधार माना। अब हम यह देखते हैं कि टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को किस तरह परिभाषित किया। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था तब उत्पन्न होती है जब एक सामाजिक परिस्थिति में सामान्य रूप से स्वीकृत सांस्कृतिक प्रतीकों की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक वैयक्तिककर्ता अपनी इच्छाओं की आदर्श प्राप्ति के लिए परस्पर अंतःक्रिया में लगे होते हैं। ध्यान दीजिए, टालकाट पार्सन्स ने जो परिभाषा दी उसमें यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था परस्पर अंतःक्रिया करने वाले वैयक्तिककर्ताओं के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास का परिणाम कही जा सकती है। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख आधार क्या होंगे? एकाधिक वैयक्तिककर्ता, जब किसी समाज में एकाधिक वैयक्तिककर्ता, दूसरी बात इनके बीच अंतःक्रिया हो, और यह अंतःक्रिया पार्सन्स का मंतव्य है कि उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो। यह क्रिया कब होगी? जब सामाजिक क्रिया में संलग्न या अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्ति एक भौतिक या सामाजिक परिस्थिति में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, और साथ ही यह सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित होगी। तो अब हम समझ सके हैं कि पार्सन्स यह बतलाना चाहते हैं कि एकाधिक वैयक्तिककर्ता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर अंतःक्रिया करेंगे, और उनकी अंतःक्रिया एक निश्चित सामाजिक परिस्थिति या पर्यावरण में संचालित होगी एवं संस्कृति के द्वारा निर्धारित होगी। अर्थ समझने के बाद हम पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के जिन पक्षों की बात की है, आइए अब उस पर अपना ध्यान आकृष्ट करें। सामाजिक व्यवस्था के दो पक्ष, जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, एक तो संस्थागत पक्ष और दूसरा संरचनात्मक। पार्सन्स का यह मानना है कि सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण में संस्थाओं की भूमिका होती है। यह संस्थागत भूमिका 3 आधारों पर समझी जा सकती है। सबसे पहला संबंधात्मक आधार, दूसरा नियामक और तीसरा सांस्कृतिक। संबंधात्मक संस्थागत आधार से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने पद और भूमिका के आधार पर समाज में अंतःक्रिया करता है, यानी व्यक्तियों के सामाजिक संबंध किन्हीं न किन्हीं निश्चित भूमिकाओं के आधार पर निर्वाह किए जाते हैं। साथ ही इन पद से जुड़ी हुई पूर्वापेक्षाएं होती हैं और निश्चित भूमिकाओं
का प्रतिमान होता है जिन्हें व्यक्तियों को करना होता है। यानी समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संबंध स्थापित करते हैं और अंतःक्रिया की यह प्रक्रिया जब दोहराई जाती है तो संबंध पनपते हैं और व्यवस्था जन्म लेती है। दूसरा आधार इन्होंने बताया नियामक संस्थाएं। नियामक संस्थाएं से अभिप्राय पार्सन्स यह बताना चाहते थे कि व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए जब कार्य करता है तो समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए, श्रेणी प्राप्त करने के लिए समाज व्यवस्था में पुरस्कारों की कुछ व्यवस्था होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं और हितों की पूर्ति के लिए वे प्रयास करते हैं। पुरस्कार वितरण की व्यवस्थाएं, समाज में दी जाने वाली सुविधाएं इसी तरह की संस्थागत आधार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है। समाज व्यवस्था के संस्थागत आधारों में तीसरा आधार पार्सन्स ने जो बतलाया वह है सांस्कृतिक आधार। दरअसल संस्कृति हमारे आचरण का ढंग है। यह आदर्श, मूल्यों, मानकों, प्रतीकों इत्यादि के माध्यम से हमारी भूमिकाओं को निर्धारित करती है। धर्म इन सभी के साथ ही हमारे आदर्श सुपरिभाषित किए जाते हैं धर्म जैसी संस्था के माध्यम से। तो पार्सन्स का यह मंतव्य था कि सांस्कृतिक पक्ष या सांस्कृतिक संस्थाएं बाह्य क्रियाओं को नहीं बल्कि हमारे आंतरिक पक्ष को मजबूत करती हैं और व्यक्ति समाज में निरंतर उन क्रियाओं को दोहराता है जिनसे उसे संबंधों के निर्वाह में सरलता महसूस होती है। समाज के प्रचलित नियम, प्रतिमान, मूल्य व्यवस्था हमारे कार्यों को स्पष्ट कर देते हैं। तो इस तरह संबंधात्मक, नियामक और सांस्कृतिक इन तीन पक्षों को हमने समझा। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक व्यवस्था के दूसरे पक्ष यानी संरचनात्मक पक्ष की। पार्सन्स ने यह बतलाने का प्रयास किया कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक आधार पर 4 तत्व मौजूद होते हैं। पहला तत्व है नातेदारी, दूसरा स्तरीकरण, तीसरा शक्ति व्यवस्था और चौथा धर्म एवं मूल्य संगठन। नातेदारी संबंधों की स्वीकृत व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति रक्त संबंध और विवाह संबंध इनके आधार पर समाज में पद प्राप्त करते हैं और पद से जुड़ी हुई भूमिकाएं व्यक्ति के संबंधों का निर्धारण करती हैं। नातेदारी न केवल पद सूचित करती है बल्कि नातेदारी की जो रीतियां हैं, मान्यताएं हैं, उनकी वजह से संबंधों में दूरी, निकटाभिगमन निषेध इत्यादि स्पष्ट हो जाता है। यानी समाजीकरण के माध्यम से हम भली भांति यह समझ सकते हैं कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि संबंधों में हमारी भूमिकाएं किस तरह होना चाहिए। तो नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व के रूप में समझी जा सकती है। दूसरा आधार इन्होंने बताया स्तरीकरण। स्तरीकरण का अभिप्राय, जैसा कि आप जानते होंगे, समाज में परिस्थिति के आधार पर ऊंच नीच का खंडात्मक विभाजन, एक क्रम। स्तरीकरण से समाज में पद का विभाजन भी हो जाता है और श्रेणी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समाज में सुविधाओं, पुरस्कारों इत्यादि की समुचित व्यवस्था होती है। तो व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए या अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए निर्धारित कार्यों में संलग्न होते हैं।
तीसरे आधार के रूप में पार्सन्स ने शक्ति की बात की। जैसा कि हम पूर्व में भी आपसे कह चुके थे कि कुछ विद्वानों का कुछ समाजशास्त्रियों का इनके सिद्धांत पर स्पष्ट प्रभाव है। मैक्स वेबर ने शक्ति संबंधों की बात की। पार्सन्स ने भी यहाँ संरचनात्मक आधार में शक्ति को प्रमुख स्थान देते हुए यह बतलाने का प्रयास किया कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था बहुत आवश्यक है और यह नियंत्रण समाज में संबंधों का नियमन शक्ति के द्वारा भली भांति संभव होता है। चौथा तत्व इन्होंने बतलाया धर्म और मूल्य संगठन। मूल्य दरअसल समाज के वांछित लक्ष्य होते हैं और समाजीकरण के द्वारा यह हमारे मनोवृत्तियों का निर्धारण करने में मददगार होते हैं। धर्म के द्वारा मान्य परंपराएं, रीति रिवाज और जो विश्वासों की व्यवस्था है वह उन मानकों के ऊपर आचरण करने के लिए हमें एक तरह से बाध्य करती है जो हम विश्वासों की व्यवस्था के कारण समाजीकरण के दौरान सीख लेते हैं तो और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो मूल्य और धर्म जैसी संस्थागत प्रतिमान सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सामाजिक व्यवस्था के संस्थागत और संरचनात्मक पक्षों के संबंध में अभी हमने जाना कि पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से समझाया है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के आधुनिक विचारकों के रूप में टालकाट पार्सन्स के योगदान के प्रति दोनों तरह के दृष्टिकोण रखे हैं। पार्सन्स के विचार को शब्द जाल के रूप में माना गया और यह कहा गया कि यह कोई नई चीज प्रस्तुत नहीं की है बल्कि सभी विचारों का सम्मिश्रण है। डारेनडॉर्फ जैसे विद्वान का यह मंतव्य है कि पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया इसमें इन्होंने जरूरत से ज्यादा मूल्य मतैक्य की बात की और यह माना कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। सार्वभौमिक रूप से परिवर्तन की बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी व्यवस्था अनुकूलन के साथ ही निरंतर गतिशील होती है। जबकि दूसरी तरफ विद्वानों का मत यह है कि पार्सन्स ने आधुनिक औद्योगिक समाजों का अध्ययन किया और व्यवस्था को कैसे बनी रहती है समाज में इसके लिए जो आजिल मॉडल दिया और साथ ही व्यवस्था को जिस तरह से परिभाषित किया उससे सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। तो इस तरह हम आज समझ सके हैं कि टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को किन आधारों पर स्पष्ट किया। संक्षेप में हम पुनः आपको बताना चाहेंगे टालकाट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम नामक अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया। सामाजिक व्यवस्था को बतलाने में इन्होंने अपने समय में प्रचलित पूर्ववर्ती मान्यताओं, उपयोगितावाद और आदर्शवाद इन विचारधाराओं का खंडन किया और यह माना कि समाज व्यवस्था